हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस सेशन में हम लोग 18 जनवरी करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी करंट अपडेट्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देख सकते हैं स्क्रीन में पहला स्लाइड है। पीयूष गोयल के द्वारा नेशनल हल्दी बोर्ड लॉन्च किया गया। पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है भारत के, तो इनके द्वारा नेशनल हल्दी बोर्ड लॉन्च किया गया है। और कब किया गया है? 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है और श्री पल्ले गंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए, यहाँ से दो बातें याद रखना है आपको नेशनल हल्दी बोर्ड के संबंध में कि ये जो है पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है और पीयूष गोयल जो है भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। और कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में जो है लॉन्च किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। और प्रथम अध्यक्ष की अगर बात किया जाए, प्रथम अध्यक्ष, तो नेशनल हल्दी बोर्ड का जो प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है श्री पल्ले गंगा रेड्डी जी। श्री पल्ले गंगा रेड्डी, ये भी बात आप याद रखेंगे इसके संबंध में। इस बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है, जो एक प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्र है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ठीक है, नेशनल हल्दी बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है। हल्दी बोर्ड जो लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल जी के द्वारा, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है और ये जो है प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्र है। ये भी बात जो है आप याद रखेंगे। यह बोर्ड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मेघालय सहित 20 राज्यों के हल्दी किसानों को सहायता प्रदान करेगा। ये जो हल्दी बोर्ड है, इससे लगभग महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मेघालय सहित ऐसे 20 राज्य जो हैं जो हल्दी उत्पादक क्षेत्र है, तो ऐसे किसानों को जो है सहायता प्रदान करेगा। ये था मुख्य बातें, आपको जरूर याद रखनी है। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य हल्दी की नई किस्मों पर अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना है। नई नई जो हल्दी की किस्में आ रही है उस पर रिसर्च करना, अनुसंधान करना इसका मुख्य पर्पस है और उसको जो है बढ़ावा देना जो है इसका मुख्यतः उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए मूल्यवर्धन बढ़ाना और हल्दी के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूकता भी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे 2-3 बातें जो है आपको मुख्यतः याद रखनी है कि नई दिल्ली में इसकी लॉन्च किया गया है, पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है, जो कि एक प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्र है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं यानी नेशनल हल्दी बोर्ड के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए हैं वो श्री पल्ले गंगा रेड्डी जी को बनाया गया है। ये जो है आप याद रखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है भारत के हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो है विकसित किया गया है। शक्ति का मानक स्थापित किया गया है। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि साझा की है। भारत के रेल मंत्री कौन है? वो है अश्विनी वैष्णव जी ने, और यह हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय जो है उपलब्धि शेयर किया है, साझा किया है। भारतीय रेलवे ने विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन विकसित किया है। इंडियन रेलवे के द्वारा जो है विश्व का, देख सकते हैं किसका, विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित ट्रेन इंजन विकसित किया है, जो वैश्विक रेलवे नवाचार में एक नया मानदंड स्थापित करता है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन से चलने वाला जो इंजन होगा, ट्रेन इंजन, उसका विकसित किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह इंजन भारत की हरित ऊर्जा और सतत विकास में बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। और ये जो शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन चलित ट्रेन इंजन जो बनाया गया है,
वो स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रेन इंजन का हॉर्स पावर उत्पादन विश्व में सबसे अधिक है। आगे बात करते हैं, यह इंजन 1200 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है। ये जो इंजन होगा लगभग 1200 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है, जो अन्य देशों द्वारा विकसित 500 से 600 हॉर्स पावर इंजनों से कहीं अधिक है। तो देख सकते हैं, ये जो इंजन होगा हाइड्रोजन ईंधन वाला जो इंजन होगा वो लगभग 1200 हॉर्स पावर का ऊर्जा उत्पन्न करेगा। हाइड्रोजन चलित ट्रेन का पहला परीक्षण हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर शीघ्र ही होने की उम्मीद है। ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। हाइड्रोजन चलित ट्रेन जो है उसका पहला परीक्षण कहाँ पे होना है? हरियाणा में होना है। हरियाणा के सोनीपत मार्ग पर शीघ्र ही होने की इसकी संभावना है। आगे बात करते हैं, अगला है, भारत ने 2026 में 28वें CSPOC की मेजबानी करेगा। CSPOC जो है इसकी मेजबानी जो है 2026 में भारत के द्वारा किया जाएगा। भारत जनवरी 2026 में 28वीं कॉमनवेल्थ देशों के संसद के अध्यक्षों और पदेन अध्यक्षों की सम्मेलन की मेजबानी करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह घोषणा ग्वेन्स में CSPOC के अस्थायी समिति की बैठक के दौरान की है। इसकी घोषणा जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। यह सम्मेलन सांसदों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया के एकीकरण पर केंद्रित होगा, जो भारत की प्रौद्योगिकी में प्रगति और आधुनिक शासन प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। CSPO की स्थापना जो है 1969 में किया गया है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के तत्कालीन अध्यक्ष लुसियन लमरक्स द्वारा की गई थी। याद रखेंगे, ये जो CSPOC है इसकी स्थापना सन 1969 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे लेमरॉक्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, लुसियन लमरक्स के द्वारा जो है CSPO का स्थापना किया गया है 1969 में। आगे बात करते हैं GDP से संबंधित। भारत 2026 तक दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। भारत 2026 तक जापान को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ये बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छा बात है। भारत जो है 2026 तक जो है जापान को पीछे छोड़ देगा और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बन जाएगी। यह जानकारी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने दी है। यह सकारात्मक दृष्टिकोण मजबूत GDP वृद्धि और नीतिगत सिफारिशों पर आधारित है, जो आर्थिक स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देंगे। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि भारत 2026 तक जापान को पीछे छोड़ करके विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बनने वाली है। नेक्स्ट है, इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के तहत उपग्रहों की सफल डॉकिंग की। भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाकर विश्व की चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा ये काफी अच्छा पहल है और इन्होंने इतिहास रच दिया है। इसरो ने 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। इसरो के द्वारा जो है 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया गया। इसके साथ ही अमेरिका, रूस, चीन के बाद जो है भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। यहाँ पे महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखेंगे। इसी के साथ जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। ये था महत्वपूर्ण अपडेट। आगे देखते हैं, सिंगापुर ने तरुण दास को मानद नागरिकता प्रदान की। सिंगापुर ने भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को अपना सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिंगापुर जो है भारत सिंगापुर के संबंध को मजबूत हो सके उसको मजबूत करने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण योगदान किया है। उसके लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक जो थे तरुण दास, उसको
सिंगापुर के द्वारा सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तरुण दास ने कई दशकों तक सिंगापुर और भारत के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1993 में उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व सिंगापुर में किया, जिसने भारत की लुक ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। तो बेसिकली आपको जो है ये याद रखना है कि सिंगापुर के द्वारा जो है सिंगापुर ने तरुण दास को मानद नागरिकता प्रदान की है। अगला है स्मृति मंदाना, जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेटर है और ये नेशनल क्रश के नाम से जानी जाती है। तो स्मृति मंदाना ने महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय बनी। ठीक है, याद रखेंगे, महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली जो भारतीय महिला क्रिकेटर है वो स्मृति मंदाना बन चुकी है। भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने आयरलैंड महिला टीम के खिलाफ किसके खिलाफ बनाया है, देख सकते हैं, याद रखेंगे नाम, आयरलैंड के खिलाफ है ना। आयरलैंड महिला टीम के खिलाफ राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में कई रिकॉर्ड तोड़े। हरमनप्रीत कौर की गैर मौजूदगी में टीम की अगुवाई करते हुए मंदाना ने महिला वनडे में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक बनाया है। सबसे तेज जो है शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाई है स्मृति मंदाना। उनकी रिकॉर्ड तोड़ पारी और प्रतिका रावल के साथ साझेदारी ने सीरीज में भारत के मजबूत प्रदर्शन में अहम योगदान दिया है। और सबसे तेज शतक मंदाना ने मात्र 70 गेंदों में 100 रन बनाए। कितने गेंदों में, तो देख सकते हैं 70 गेंद में 100 रन बनाई है। और ये हरमनप्रीत कौर के 87 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इससे पहले जो है हरमनप्रीत कौर के नाम ये रिकॉर्ड था जिन्होंने 87 गेंद में 100 रन बनाया था, और उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्मृति मंदाना ने 70 गेंदों में मात्र 70 गेंदों में 100 रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया है। 10वें वनडे शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला मंदाना ने इस उपलब्धि के साथ ऑस्ट्रेलिया की टेमी ब्यूमोंट के साथ तीसरे स्थान पर जगह बनाई है। आगे बात करते हैं 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया। हर साल 15 जनवरी को भारत में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, जो भारतीय सेना की स्थापना और उस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाने का महत्वपूर्ण अवसर है जब सेना की कमान भारतीय नेतृत्व को सौंपी गई थी। यह दिन न केवल भारत की सैन्य स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की भी दिशा में राष्ट्र की प्रगति को दर्शाता है। तो भारतीय सेना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस साल भी जो है 15 जनवरी 2025 को मनाया भारतीय सेना दिवस, और ये कौन सा था, 77वां भारतीय सेना दिवस था। ये भी जो है महत्वपूर्ण याद है रखेंगे, 77वां भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी 2025 को मनाया गया है। और हर साल 15 जनवरी को भारत में भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया। देख सकते हैं ये मोदी जी हैं और इनके द्वारा नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई के खरघर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया है। कब किए गए हैं, 15 जनवरी 2025 को किया है। और कौन सा मंदिर किया है, श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया गया। और ये नवी मुंबई के खरघर में किया गया है ना, खरघर में, नवी मुंबई का एक जगह है खरघर, वहीं पे जो है श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये उद्घाटन 15 जनवरी 2025 को किया गया है। यह मंदिर 12 वर्षों में 170 करोड़ की लागत से बना है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। ये जो मंदिर है 12 वर्षों में 170 करोड़ की लागत से बना है, 170 करोड़ की लागत से बना है। और ये एशिया का सेकेंड सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। अगला है उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संसद के अधिकारों और विशेष अधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ के द्वारा संसद के अधिकारों और विशेष अधिकारों पर जो पुस्तक है उसका विमोचन किया गया है। 13 जनवरी 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर के एस चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शन एंड प्रिविलेज, ए कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव का विमोचन किया है। ठीक है, इस अवसर पर धनखड़ ने लेखक की समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की है जो उन्होंने लोकतंत्र में संसद की जटिल भूमिका को समझने में लगाई है। तो याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति धनखड़ के द्वारा संसद के अधिकारों और विशेष अधिकारों पर जो पुस्तक लिखी गई है उसका विमोचन किया गया है और इसके लिखने वाले को काफी तारीफ की गई, सराहनीय काम के लिए उसको जो है तारीफ की गई, प्रशंसा की गई है। आगे बात करते हैं एनपीसीआई
यूएई में यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए मैग्नाटी के साथ किया साझेदारी। यूएई में जो है यूपीआई की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए मैग्नाटी के साथ साझेदारी किया है। एनपीसीआई जो है इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, जो भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है, इन्होंने यूएई स्थित फिनटेक कंपनी मैगन्टी के साथ साझेदारी की है। यूएई स्थित फिनटेक जो कंपनी है मैगन्टी के साथ क्या किया है, साझेदारी किया है, ताकि यूएई में जो है यूपीआई की स्वीकार्यता को और बढ़ाया जा सके। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय यात्रियों के लिए यूएई में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन-देन की सक्षम करना है। ठीक है, इस साझेदारी का जो प्रमुख उद्देश्य था भारतीय यात्रियों के लिए जो यूएई में है उसको यूपीआई लेन-देन को सक्षम करने के उद्देश्य से जो है इसकी साझेदारी की गई है। इस सहयोग से यूपीआई को यूएई के पेमेंट इकोसिस्टम में एकीकृत किया जाएगा, जिससे भारतीय आगंतुक अपनी पसंदीदा भुगतान विधि का उपयोग बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे। ये काफ़ी अच्छा पहल है। अगला है गान नगाई 2025 में मणिपुर में एकता और परंपरा का उत्सव मनाया गया। गान नगाई क्या है? मणिपुर में जो है एक ये उत्सव मनाया जाता है और ये एकता और परंपरा का प्रतीक है। गान नगाई उत्सव जो जेलियांगरोंग समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक फसल कटाई के बाद का उत्सव है। तो गान गगाई उत्सव जो है ये जोलियांगरोंग समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है और ये उत्सव फसल कटाई के बाद का उत्सव है। जब फसल की कटाई हो जाती है तब ये उत्सव को मनाया जाता है। 12 जनवरी 2025 को मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य उत्सव के साथ शुरू हुआ है। और यह 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव पुराने वर्ष से नए वर्ष में परिवर्तन का प्रतीक भी है। ठीक है, प्रतीक है, जिसमें शांति, समृद्धि और सामुदायिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी था, आप जो है याद रखेंगे। गान गगाई उत्सव जो है ये जोलियांगरोंग समुदाय का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है और इसके जो है फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाला उत्सव है। और इसका जो है 12 जनवरी 2025 को मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य तरीके से इसका उत्सव मनाया गया शुरू हुआ है। अगला है भारतीय सेना ने डेविल स्ट्राइक अभ्यास किया। भारतीय सशस्त्र बल 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक आयोजित करने जा रहे हैं। भारतीय सेना के नेतृत्व में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य बलों की युद्ध तत्परता को बढ़ाना है, जिसमें उच्च तीव्रता वाले युद्ध संचालन की सिमुलेशन की जाएगी। इस अभ्यास में उन्नत रणनीतियों और नवीनतम युद्ध तकनीकों को शामिल किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और बाहरी खतरों से प्रभावी रक्षा सुनिश्चित किया जा सके। अगला है सरकार ने 700 करोड़ रुपए की लागत वाली 56 वाटरशेड परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी पीएमकेएसवाई के तहत 56 नए वाटरशेड विकास परियोजनाओं को जो है मंजूरी दे दिया गया, प्राप्त हो गया है। इस परियोजनाओं को कुल लागत 700 करोड़ रुपए है और इनका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना है, भूमि क्षरण को रोकना है और जलवायु सहनशीलता को मजबूत करना है। इसका जो है मेन पर्पस जो है इस योजना का यही है। तो वाटरशेड परियोजना को मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा और ये 700 करोड़ रुपए की लागत से 56 वाटरशेड परियोजनाओं की जो है मंजूरी मिल चुकी है। अगला है भारत ने दूसरे बहुउद्देशीय पोत के रूप में उत्कर्ष का अनावरण किया है। 13 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना के लिए एमएस एलएनटी शिपयार्ड द्वारा निर्मित 2 मल्टीपर्पस वेसल में से दूसरे वेसल को एलएनटी शिपयार्ड कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? चेन्नई में, कट्टुपुली चेन्नई में लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम में रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह के साथ भारतीय नौसेना और एलएनटी शिपयार्ड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस जहाज का नाम उत्कर्ष रखा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। इस जहाज का नाम क्या रखा गया है? उत्कर्ष रखा गया है। उत्कर्ष क्यों रखा गया है? इस जहाज का नाम उत्कर्ष रखने का कारण है जो भारत की स्वदेशी शिप बिल्डिंग क्षमताओं में से एक कदम और आगे बढ़ाने के साथ साथ देश की रक्षा निर्माण और आत्मनिर्भरता की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इस जहाज का नाम क्या रखा गया? उत्कर्ष रखा गया है।